हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। लेकिन उससे पहले ज़रा मोटू लाल के साथ हम लोग फ्यूचर में चलते हैं। अरे सब्जी वाले भैया, ये जो एक टमाटर आप 2000 रुपीज़ का दे रहे हो, इसमें मुझे कुछ डिस्काउंट मिलेगा क्या? क्या आप सिर्फ 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दे सकते हो? आलू लला भिंडी लले, ये जो एक टमाटर है मोटू लाल, इसका दाम 2000 रुपये ही है। क्या तुम्हें ये नहीं पता कि कितनी ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है वेजिटेबल्स की? अरे भैया हाँ, मुझे पता है। हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि खाने की चीज़ों की कमी पड़ने लगी है। काश हमारे पूर्वजों ने फार्मिंग की नई टेक्निक इस्तेमाल करी होती। काश हम लोगों ने पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर लिया होता पहले। अब देखो कितनी बुरी हालत हो गई है हमारे देश की। अरे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो बस एक कहानी थी। हमारे देश के जितने भी लोग हैं, हमारे देश की गवर्नमेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं कि फूड रिसोर्सेज के अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकें और बढ़ती हुई पॉपुलेशन की फूड रिक्वायरमेंट भी पूरी हो सके। इस चैप्टर के अंदर भी हम पढ़ेंगे इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। लेकिन शुरू करने से पहले एक सवाल जो आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं कि आखिरकार किसी भी ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कमेंट सेक्शन के अंदर फटाफट बताओ। मुझे तो ऐसा लगता है कि फूड की ज़रूरत इसलिए पड़ती होगी जिससे कि उन्हें कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाइटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें मिल पाएँ। और ये सारी चीज़ें मिलने की वजह से उनकी डेवलपमेंट हो पाए। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट कब होगी? जब उसको फूड मिलेगा। अच्छा, फूड से हमें एनर्जी भी मिलती है। अगर हम खाना खाएंगे ही नहीं तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, और जो भी हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जैसे स्कूल जाना, होमवर्क करना, खेलने जाना, फ्री फायर चलाना, ये सारी चीज़ें भी हम नहीं कर पाएंगे। तो जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फूड वाली जितनी भी चीज़ें हैं जैसे मीट हो गया, चिकन हो गया, ये सब बहुत ज़रूरी है। मेन सोर्सेज ऑफ फूड क्या है? देखो, सबसे पहले आते हैं प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर क्या हो गए? आपके वेजिटेबल्स हो गए, पल्सेस हो गए, सारी चीज़ें मिला लो प्लांट्स के अंदर। जो भी हमें मतलब कि ट्रीज़ वगैरह से मिलती हैं चीज़ें, वो सब। तो ये क्या है? एग्रीकल्चर से मिलने वाली चीज़ें हो गई। दूसरा, एनिमल्स। एनिमल्स भी हमारे लिए मेन सोर्स ऑफ फूड है। एनिमल से देखो हमें एक तो मीट मिलता है, मिल्क मिलता है, एग्स मिलता है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो एनिमल और प्लांट्स ह्यूमन बींग्स के लिए मेन सोर्स ऑफ फूड है। इनफैक्ट एनिमल्स के लिए भी मेन सोर्स ऑफ फूड यही है, प्लांट्स और एनिमल्स ही। अच्छा, प्लांट्स तो ठीक है, तो एनिमल्स के लिए एनिमल्स कैसे मेन सोर्स ऑफ फूड हुए? जैसे कि लायन क्या खाता है? दूसरे एनिमल्स को खाता है, तो उसके लिए मेन सोर्स ऑफ फूड क्या हुए? दूसरे एनिमल्स। अब जो काऊ है, इसके लिए मेन सोर्स ऑफ फूड क्या हुआ? ग्रास। तो ये किसके ऊपर डिपेंड है? प्लांट्स के ऊपर। इंडिया की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, लगभग 1 बिलियन पॉपुलेशन है, और अभी भी ये पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है। इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन के खाने पीने की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए पता है हमें कितना सारा फूड चाहिए? मोर देन 250 बिलियन टन्स चाहिए फूड। ग्रेन्स इतने पर ईयर चाहिए। और इस चीज़ को हम लोग कैसे कर सकते हैं? या तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर फार्मिंग करें। बट सरप्राइजिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया इज़ अ इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एरिया। इंटेंसिवली कल्टिवेटेड का मतलब कि ऑलरेडी हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा फार्मिंग करी जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा और ज़मीन के ऊपर फार्मिंग करने वाली बात तो है ही नहीं। अब हमें क्या करना है? जिस भी जगह के ऊपर हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं वहाँ पर हमें एफिशिएंसी इंक्रीज़ करनी है। मतलब कि कुछ ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है कि हम कम जगह के अंदर ज़्यादा क्रॉप्स को या जल्दी क्रॉप्स को ग्रो कर सकें। साथ ही में लाइव स्टॉक हो गए, जैसे काऊ हो गई, चिकन्स हो गई, इन सब को भी हमें ग्रो करने के लिए कुछ न्यू टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में।
सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। खाने पीने की इस बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स यूज करी गई। सबसे पहला जो एफर्ट या फिर सबसे पहली जो टेक्निक थी वो थी ग्रीन रिवॉल्यूशन की। अच्छा, ग्रीन रिवॉल्यूशन एक ऐसा प्रोग्राम था जो कि हमारी कंट्री के अंदर क्यों इंट्रोड्यूस करा गया था, जिससे कि फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके, मतलब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा खाने पीने की चीज़ों को ग्रो कर सकें। अच्छा, इसके अंदर क्या होता था, जितने भी फार्मर्स होते थे उन्हें सिखाया जाता था कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, कैसे प्रॉपर्ली इरिगेशन करना है, मतलब कैसे फील्ड्स के अंदर वाटर देना है टाइम टू टाइम और कितना देना है, और कैसे सीड्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। तो इस तरीके से हमारे जो फार्मर्स थे वो इंक्रीज कर पाए फूड प्रोडक्शन को, मतलब क्रॉप्स ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने लगे। फिर आया वाइट रिवॉल्यूशन। वाइट रिवॉल्यूशन भी एक ऐसा प्रोग्राम था इंडिया के अंदर जहाँ पर उन लोगों को समझाया गया जो कि गाय या फिर भैंसों को पाला करते थे कि कैसे वो लोग मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दूध निकाल सकते हैं एफिशिएंटली। तो ये चीज़ कैसे कर सकते हैं, ये सारी टेक्निक गवर्नमेंट ने उन्हें समझाई और इन्हें हम थोड़ी देर में टेक्निक्स को समझने भी वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैसे इंप्रूवमेंट आया क्रॉप यील्ड्स के अंदर। सबसे पहले क्रॉप्स हमें जनरली कितने टाइप के देखने को मिलते हैं, 4 टाइप के। एक होते हैं सीरियल क्रॉप, जैसे कि वीट, राइस, मेज, बार्ले, ये सब क्या होते हैं हमारे सीरियल क्रॉप्स। इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फिर आते हैं सीड्स। सारे प्लांट्स के सीड इडेबल नहीं होते, जैसे कि एप्पल और चेरीज के सीड इडेबल नहीं होते। सर, एप्पल के सीड तो हम लोग कभी कभी खा लेते हैं, मत खाया करो, जहर होता है। बहुत सारे एप्पल्स के सीड अगर तुमने खा लिए तो डेथ भी हो सकती है, मत खाना कभी भी एप्पल के सीड, ठीक है, जहरीले होते हैं। अच्छा, इडेबल जो सीड्स होते हैं सीरियल्स के, पल्सेस के और ऑयल सीड्स, वो कुछ हम खा सकते हैं। जैसे कि सनफ्लावर जो ऑयल हमें मिलता है वो किससे मिलता है, सनफ्लावर के सीड्स से। हम लोगों के घर पे जो सरसों का तेल होता है वो किससे मिलता है, सरसों से। सरसों इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ सीड। तो यहाँ से हमें अलग अलग टाइप के सीड्स देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं पल्सेस। पल्सेस के अंदर क्या आती हैं, दालें, जैसे कि ग्राम, पी, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, लेंटिल, ये सारी चीज़ें आ जाती है ज़्यादातर। दालें हो गए, चने हो गए, वाइट वाले चने नहीं होते जो छोले भटूरे के अंदर हम लोग खाते हैं, वो वाले सारे आ गए। फिर आते हैं वेजिटेबल, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स। अब वेजिटेबल, स्पाइसेस और फ्रूट्स से हमें क्या मिलते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स। वेजिटेबल, स्पाइसेस और फ्रूट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे एप्पल आ गया हमारा, फ्रूट्स के अंदर मैंगो आ गया, चेरी आ गया, बनाना आ गया और वाटरमेलन आ गया। वेजिटेबल के अंदर क्या आ गया, स्पिनिच आ गया, लीफी मतलब पत्ते वाले जो वेजिटेबल है वो हो गए, कैरेट हो गए, इसी टाइप से और भी वेजिटेबल्स आ गए। स्पाइसेस के अंदर क्या आ गए, चिली मतलब मिर्च, काली मिर्च, फॉडर क्रॉप्स, ओट्स, ये सारी चीज़ें आ गई। अब हम देखते हैं क्रॉप सीजन। देखो, क्रॉप्स को ग्रो करने के भी अलग अलग सीज़न होते हैं। अब कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिन्हें टेम्परेचर मिलता है, जैसे गर्म सीजन वाला मिलता है टेम्परेचर, वो तभी ग्रो करते हैं। कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जब उन्हें ठंडे टेम्परेचर मिलता है तभी वो ग्रो करते हैं। तो डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट कंडीशन, टेम्परेचर, मॉइस्चर एक्सेट्रा, डिफरेंट फोटो पीरियड्स, ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट फॉर देयर ग्रोथ एंड कंप्लीटिंग लाइफ साइकिल। तो जो चीज़ मैंने आपको समझा है कि अलग अलग क्रॉप की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से हमें क्रॉप्स को ग्रो करना होता है उसी सीजन में। जनरली 2 टाइप के सीजन्स होते हैं, खरीफ सीजन और रबी सीजन। जो खरीफ सीजन होता है ये जून से अक्टूबर के बीच में क्रॉप्स ग्रो होते हैं इस सीजन में। अब यहाँ पर सो कब करेंगे हम लोग क्रॉप्स को, जून या जुलाई के बीच में। ये जो क्रॉप्स होते हैं जनरली रेनी सीजन के दौरान उगते हैं। एग्जाम्पल क्या है इस सीजन के क्रॉप्स के, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, पिजन पी, राइस, पैडी, सोयाबीन। फिर आता है रबी सीजन। ये वो वाले क्रॉप्स है जिनको सो करा जाता है नवंबर या फिर दिसंबर में। तो आप समझ लो कि ये ठंड में उगने वाले ज़्यादातर क्रॉप्स होते हैं। तो ये जो क्रॉप्स हैं दे आर जनरली सोन ड्यूरिंग नवंबर टू अप्रैल। जो रबी क्रॉप्स होते हैं इन्हें विंटर क्रॉप्स भी हम लोग बोलते हैं क्योंकि सर्दी के दौरान ये उगते हैं। एग्जाम्पल क्या है इनका, वीट, ग्राम पीज, मस्टर्ड, लिनसीड, ये सारी चीज़ें उगाई जाती हैं रबी सीजन के दौरान। अच्छा, अब हमने ये तो समझ लिया कि 2 टाइप के सीजन्स हैं, लेकिन अभी हम थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ रहे थे कि कैसे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करने हैं उतने ही एरिया के अंदर। वो कैसे कर सकते हैं हम लोग,
क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करके, क्रॉप के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करके, क्रॉप की प्रोटेक्शन इम्प्रूव करके। कैसे? सबसे पहले क्रॉप की वैरायटी को कैसे इम्प्रूव करें? देखो, क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें सिंपली गुड और हेल्दी सीड्स लेने चाहिए। अगर हमारे सीड्स अच्छे होंगे तो क्रॉप की वैरायटी वैसे ही अच्छी हो जाएगी। फिर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक साइंटिफिक मेथड होता है। इस मेथड के अंदर क्या होता है, हम लोग क्रॉस करते हैं बिटवीन 2 और मोर जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स, जिससे कि हम लोग अपने डिजायर्ड प्लांट को उगा सकें। सर कुछ समझ नहीं आया, ये कौन सी भाषा बोल दी? देखो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 प्लांट्स है, ये है पेरेंट 1 और ये है पेरेंट 2। अब इन दोनों का मैंने क्या करा, एक बेबी प्रोड्यूस कराया। जो बेबी प्रोड्यूस कराया ये बीच वाला बन गया। अब ये जो बीच वाला है, यहाँ पर देखो इसके पास इन दोनों पेरेंट्स की क्वालिटी है। फर्स्ट पेरेंट के पास देखो क्या था, थिक था, ये थोड़ा मोटा था, ये वाला हमारा कॉर्न। और ये वाला जो कॉर्न है ये कैसा था, ये लॉन्ग था, लंबा था। तो इसने क्या करा, ये जो इनका बेबी प्रोड्यूस हुआ है इसके पास दोनों की क्वालिटी आ गई। पेरेंट 2 से इसने लंबाई ले ली और पेरेंट 1 से क्या ले ली, ब्रॉडनेस। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। सर ये वाला प्रोसेस कैसे होता है? ये वाला प्रोसेस आप 10th क्लास के चैप्टर जेनेटिक्स में बहुत अच्छे से समझोगे। अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझ लो कि हाइब्रिडाइजेशन से हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, एक नए टाइप का क्रॉप बना सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा क्वालिटी का हो। अब देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज टू पोजेस्ड बाय इम्प्रूव्ड सीड्स। अब जो भी सीड्स इम्प्रूव हमने करे हैं उनके पास क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? देखो सबसे पहले तो किसी भी सीड के पास हायर यील्ड की क्वालिटी होनी चाहिए। हायर यील्ड मतलब कि हम लोग अगर किसी सीड को कम से कम सीड अगर हम लोग एक जगह पे यूज़ करें और उससे ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करें, तो ऐसा ना हो मान लो आपने 10 सीड्स लिए, उनको सो करा, तो उसमें से सिर्फ 5 ही सीड ग्रो हो रहे हैं। अगर हम 10 सीड्स को सो कर रहे हैं तो उसमें से कम 8 या 9 सीड्स तो ग्रो करें। तो इस टाइप के हमें सीड्स चुनने चाहिए। दूसरा, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मतलब ऐसे सीड्स हमें चुनने चाहिए जिनके जो क्रॉप्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के ग्रो करें। बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस होना चाहिए सीड्स के अंदर, मतलब अगर मान लो गर्मी हो जाती है, कभी बारिश हो जाती है, तो ऐसा ना हो कि सीड खराब हो जाए ज़्यादा बारिश की वजह से या गर्मी की वजह से। ऐसा सीड होना चाहिए जो कि गर्मी को भी थोड़ा सा टॉलरेट कर पाए और अगर बारिश हो रही है तो उसको भी सहन कर पाए। तो कैसा, बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस सीड के अंदर होनी चाहिए। अच्छा, बायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं? जो भी लिविंग चीज़ों वाले फैक्टर होते हैं, और एबायोटिक नॉन लिविंग वाले, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, ये सब एबायोटिक में आते हैं। और बायोटिक लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स से रेजिस्टेंस कैसे, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह है, उससे हमारा सीड प्रोटेक्टेड रहे, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, बायोटिक फैक्टर्स को देखते हैं एक सीड के अंदर। फिर है वाइडर एडेप्टेबिलिटी, मतलब ऐसा सीड होना चाहिए, ऐसा हमारा सीड होना चाहिए कि अगर हम उसको कहीं भी किसी भी थोड़ी डिफरेंट कंडीशन में ग्रो करें तो वो आसानी से वहाँ पर ग्रो हो जाए, ज़्यादा उसको उगने में प्रॉब्लम ना आए। दूसरा, डिजायर्ड एर्गोनॉमिक ट्रेट्स मिले, मतलब कि जिस क्वालिटी का हमें चाहिए क्रॉप, उसी क्वालिटी का क्रॉप मिले उस सीड से। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि हमारे पास किस टाइप का हमें क्रॉप मिल रहा था, यहाँ पर कॉर्न का, ये देखो लंबा और मोटा, तो ये ऑब्वियसली ये वाला बेटर है और इसको हम लोग सेल करेंगे तो ये बिकेगा भी ज़्यादा दाम पर। तो इस टाइप का हमारा क्या हो, हमारा डिजायर्ड एर्गोनॉमिक ट्रेट मिले हमें किसके अंदर, हमारे क्रॉप के अंदर। अब बात करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट की। इस क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, डिफरेंट प्रैक्टिसेस आती है जो कि फार्मर करते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करते हैं फार्मर्स, फिर इरिगेशन, फिर क्रॉपिंग पैटर्न्स। सबसे पहले समझते हैं न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। देखो क्रॉप्स को कितना न्यूट्रिशन देना है, कौन सा न्यूट्रिशन देना है। अगर क्रॉप को मान लो अगर हमने किसी न्यूट्रिशन की कमी रख दी तो वो क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। दूसरा, इरिगेशन मतलब कि क्रॉप को प्रॉपरली हमें पानी भी देना है। इस तरीके से हमारी क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर इंप्रूवमेंट आ सकती है, मतलब अच्छे से क्रॉप ग्रो हो सकते हैं। फिर क्रॉपिंग पैटर्न्स, ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप के क्रॉप्स एक ही टाइप की फील्ड पे आप ग्रो करे जा रहे हो। जैसे मान लो एक फील्ड है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं वीट के ही क्रॉप्स उगा रहा हूँ, मतलब
वीट के क्रॉप्स कट हुए फिर दोबारा उगा दिए, फिर कट हुए फिर उगा दिए, तो इस चीज़ से पता है क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, उस फील्ड के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी जिसकी वीट को ज़रूरत होती है, क्योंकि आप बार बार वीट को उगाए जा रहे हो, तो जो बार बार वीट उग रहा है वो बार बार उन न्यूट्रिएंट्स को लिए जा रहा है। तो इस वजह से हम ऐसा कर सकते हैं कि एक बार हम वीट उगा लें, फिर दूसरे सीजन में हम लोग कोई और क्रॉप उगा लें। इससे क्या होगा कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं आएगी। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे करते हैं हम लोग? सबसे पहले कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जिनकी प्लांट्स को ज़रूरत पड़ती है ग्रो करने के लिए। जैसे एयर हो गई, कार्बन और ऑक्सीजन, इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। वाटर, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मेन न्यूट्रिएंट्स हम लोग थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। तो सॉइल के अंदर क्या क्या होते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सब मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, मतलब सॉइल के अंदर ये ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। माइक्रो मतलब जो कम क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, क्लोरीन, ये सारे होते हैं। तो ये सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए ये हैं, और मैक्रो ये हैं। मैक्रो मतलब जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है सॉइल में न्यूट्रिएंट्स, और माइक्रो मतलब जो कम क्वांटिटी में है। अब बात करते हैं मैन्योर और फर्टिलाइज़र की। मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्या चीज़ें होती हैं? देखो, मैन्योर से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, और मैन्योर और फर्टिलाइज़र दोनों ही यही काम करते हैं। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है? मैन्योर क्या है? मैन्योर ऑर्गेनिक मैटर का बना होता है, मतलब कि मैन्योर के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती, मैनमेड नहीं होती। ये सारी चीज़ें नेचुरली हम लोग प्रिपेयर करते हैं, मतलब मैन्योर को हम लोग नेचुरली बनाते हैं। मैन्योर से स्मॉल क्वांटिटी में ही न्यूट्रिएंट मिल पाते हैं सॉइल को, और मैन्योर को हम लोग बनाते हैं विद डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट्स वेट, मतलब एनिमल्स की पॉटी या सूसू से बनाते हैं हम मैन्योर, और प्लांट्स के वेस्ट से बनाते हैं, या फिर हम लोग कोई प्लांट है जो कि डेड हो गया उससे बना लिया। अच्छा, मैन्योर को बनाने के अलग अलग तरीके हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले कंपोस्ट। क्या करा आपने? एक बड़ा सा खड्डा खोदा, उसके अंदर आपने आपके घर के अंदर जो भी छिलके थे या वेजिटेबल्स थे उनको डालते गए। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऑरेंज के जो भी छिलके हैं उन्हें डाल दिया, फिर आपने इसको सॉइल से ऊपर कवर कर दिया। कुछ समय बाद आप देखोगे कि ये जो आपके जितने भी छिलके विलके थे ये गायब हो गए। गायब नहीं हुए, ये किसके अंदर बदल गए हैं? डीकम्पोज होके मैन्योर के अंदर बदल गए। अब इसको आप यूज़ कर सकते हो, अपने सॉइल के अंदर मिक्स कर दो तो आपकी सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे कुछ। फिर वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट के अंदर क्या होता है? हम लोग अर्थवॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही हम लोग कूड़ा कचरा डाल देते हैं, जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं ख़राब, उन्हें डाल देते हैं, और इसके अंदर कुछ ये होते हैं, देखो अर्थवॉर्म्स होते हैं जनरली, ठीक है। अब ये जो अर्थवॉर्म्स टाइप कीड़े होते हैं, अर्थवॉर्म जैसे ही दिख रहे हैं ये कीड़े क्या करते हैं, बहुत सारा जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसे खाकर डीकम्पोज करके उसको एक पॉटी की फॉर्म में निकाल देते हैं, और ये जो उनकी पॉटी होती है ना, इसे बोलते हैं हम लोग वर्मी कंपोस्ट। ये जो वर्मी कंपोस्ट होता है ये भी काफ़ी अच्छा मैन्योर माना जाता है। फिर है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर कौन सा होता है? क्या करते हैं फार्मर्स? मैन्योर खुद भी बना लेते हैं। एक फील्ड पे बहुत सारे ऐसे अनवांटेड प्लांट्स उगा देते हैं, जैसे हैम्प, गुआर, इन सबको, और जब उन्हें इन्हीं क्रॉप्स को एज अ मैन्योर यूज़ करना होता है तो उन्हें कट कर देते हैं और फील्ड के अंदर ही मिक्स कर देते हैं। तो कुछ समय बाद क्या होता है, ये जो पेड़ पौधे फील्ड के अंदर उगे होते हैं और फिर ये दोबारा ही सॉइल के अंदर मिल जाते हैं, तो यही पेड़ पौधे जो है धीरे धीरे करके डीकम्पोज होकर किसके अंदर बदल जाते हैं? मैन्योर के अंदर, और डायरेक्टली हमारे फील्ड को मैन्योर मिल जाता है। ये देखो फार्मर यही प्रैक्टिस कर रहा है। ये क्या कर रहा है? अपने ट्रैक्टर से जो भी अनवांटेड प्लांट है इन्हें कट करके फील्ड के अंदर ही छोड़ दे रहा है, जिससे कि फील्ड के अंदर का न्यूट्रिएंट बढ़ जाए। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं जिनको हम लोग फैक्ट्रीज के अंदर बनाते हैं। अब ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, एनपीके के नाम से काफ़ी फेमस होते हैं ये फर्टिलाइज़र हमारे। और अभी हमने पढ़ा था कि मेन मैन्योर और फर्टिलाइज़र में क्या फ़र्क था। जो फर्टिलाइज़र्स है उनके अंदर ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स, और जो हमारे मैन्योर होते हैं उनके अंदर कम मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फर्टिलाइजर्स इजीली जो प्लांट्स है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स है दे आर सॉल्यूबल इन वाटर। लेकिन फर्टिलाइजर्स की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो कॉस्टली होते हैं, बहुत महंगे होते हैं कंपेयर टू मैन्योर। मैन्योर को हम घर में बना सकते हैं नॉर्मल चीज़ों से, फर्टिलाइजर्स को बहुत ज़्यादा
महंगे दाम पर हमें खरीदना पड़ता है मार्केट से। डिफरेंस बिटवीन मैन्योर और फर्टिलाइज़र, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो ये चार्ट आप लोग लर्न कर लेना कि फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, मतलब कि ये वो वाली चीज़ें होती है जिनको हम लोग फैक्ट्रीज़ के अंदर बनाते हैं। मैन्योर क्या होते हैं, नेचुरल सब्सटेंस होते हैं। फर्टिलाइज़र को हम लोग फैक्ट्रीज़ के अंदर बनाते हैं, मैन्योर को फील्ड के अंदर ही बना लेते हैं हम लोग। फर्टिलाइज़र से ह्यूमस नहीं मिलता सॉइल को, मैन्योर से ह्यूमस मिलता है सॉइल को। फर्टिलाइज़र्स काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, जबकि मैन्योर जो होते हैं वो कम रिच होते हैं, मतलब उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है थोड़ी कंपेयर टू फर्टिलाइजर्स। अब बात करते हैं इरिगेशन। व्हाट इज इरिगेशन? इरिगेशन एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग अपने फील्ड के अंदर पानी देते हैं। अच्छा, किसी ने ऐसे अपने स्कूल के पार्क वगैरह में देखा है पानी देते हुए, कुछ ऐसे गोल गोल सा घूमता रहता है और उससे पानी निकलता रहता है, तो ये इरिगेशन हम लोग बोलते हैं टू गिव वाटर टू द क्रॉप्स। अच्छा, अलग अलग मेथड्स है इरिगेशन के दो, एक तो होता है वेल्स वाला मेथड, एक होता है डग वेल और दूसरा होता है ट्यूब वेल। डग वेल मतलब कि कुएं जैसी जगह होती है और इसके अंदर पानी होता है, हम इसको खींचते हैं पानी को या तो रस्सी की हेल्प से, एनिमल्स की हेल्प से, और फिर अपनी फील्ड के अंदर डालते हैं। फिर है ट्यूब वेल्स। ट्यूब वेल्स के अंदर क्या करते हैं, एक बड़ा सा पाइप ज़मीन के अंदर हम लोग लगा देते हैं और फिर इस पाइप से हम लोग एक मोटर को कनेक्ट करते हैं और वो मोटर ज़मीन से पानी को ऊपर खींचकर फील्ड के अंदर हमारे डाल देती है। देखो ऐसा ही हो रहा है ट्यूब वेल्स के अंदर। अच्छा, ये जो पाइप होता है ना काफ़ी नीचे तक जाता है ज़मीन के। फिर आते हैं कनाल्स। कनाल्स क्या होते हैं, दे गेट वाटर फ्रॉम लार्ज रिवर, बहुत बड़े बड़े जो रिवर्स होते हैं ना वहाँ से ये वाटर लेकर आते हैं, फिर आप यहीं से अपनी फील्ड के अंदर पानी ले सकते हो। फिर आता है रिवर लिफ्ट सिस्टम। देखो कैनाल्स की तरह ही है रिवर लिफ्ट सिस्टम, बस थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, इस सिस्टम के अंदर जो वाटर है वो रिवर से ही आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, देखो आर्टिफिशियल मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं, जैसे पाइप वगैरह लगाया, मोटर का इस्तेमाल करा। लेकिन कैनाल्स के अंदर क्या हो रहा था, हमने खुद ज़मीन के अंदर ही गड्ढा करके चीज़ें बनाई थी, यहाँ पर कोई पाइप या मोटर का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। फिर आते हैं टैंक्स। टैंक्स क्या होते हैं, स्मॉल स्टोरेज रेजर्वोयर्स। आपके घर पर ऐसे टंकी लगी हुई है या नहीं लगी हुई, कमेंट करके बताना, सबके घर पे होती ही होती है। ये भी हम लोग यूज़ करते हैं टू स्टोर वाटर। फिर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये भी एक तरीका है जिससे हम लोग वाटर को हार्वेस्ट करते हैं। सर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर क्या होता है, जैसे आपकी छत पे बारिश का पानी जमा हो गया, उस पानी को आप एक टैंक के अंदर कलेक्ट कर लो और फिर उस पानी से आप अपने प्लांट्स के अंदर वाटरिंग कर सकते हो या फिर उस पानी का इस्तेमाल करके आप घर में भी यूज़ कर सकते हो। तो ये थे अलग अलग इरिगेशन के मेथड। ऐसी जगहें जैसे राजस्थान वगैरह जैसे होगी, वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग काफ़ी पॉपुलर है। लोग बारिश के पानी को काफ़ी संभाल कर रखते हैं क्योंकि उस पानी की मदद से फिर वो अपनी फील्ड्स को जो भी पानी वगैरह है वो दे सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्रॉप पैटर्न को। डिफरेंट क्रॉप पैटर्न्स का इस्तेमाल करके हम लोग मैक्सिमाइज कर सकते हैं प्रोडक्शन फ्रॉम क्रॉप फील्ड्स। मतलब एक फील्ड पे जहाँ पर हम क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, सिर्फ डिफरेंट क्रॉप पैटर्न्स का इस्तेमाल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। अब डिफरेंट पैटर्न्स क्या है, सबसे पहला है मिक्स्ड क्रॉपिंग, दूसरा इंटर क्रॉपिंग, तीसरा क्रॉप रोटेशन। सबसे पहले मिक्स्ड क्रॉपिंग देखते हैं। देखो मिक्स्ड क्रॉपिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को एक ही सेम पीस ऑफ लैंड पे ग्रो करते हैं और वहाँ पर हमारे क्रॉप्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड होते हैं। जैसे कि वीट, मस्टर्ड हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, ग्राउंड नट हो गया और सनफ्लावर हो गया। ग्राउंड वाटर नहीं है, ग्राउंड नट है, ग्राउंड नट एंड सनफ्लावर। फिर है इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग के अंदर क्या होता है, दो या फिर दो से ज़्यादा क्रॉप्स को हम लोग ग्रो करते हैं सेम फील्ड के अंदर, लेकिन एक डेफिनेट पैटर्न होता है। देखो यहाँ पर डेफिनेट पैटर्न है, जैसे कुछ रोज के अंदर हम लोग क्या ग्रो करेंगे, सोयाबीन, कुछ रोज के अंदर हम लोग क्या ग्रो करेंगे, मेज को। तो एक डेफिनेट पैटर्न हम लोग लेके चलते हैं यहाँ पर। फिर है क्रॉप रोटेशन। देखो क्रॉप रोटेशन क्या है, क्रॉप रोटेशन के अंदर सिंपली क्या करा है, जैसे हमने एक सीजन के अंदर फॉर एग्जांपल हमने एक वीट को ग्रो करा, तो दूसरे सीजन के अंदर हम उसी सॉइल के अंदर किसी दूसरे क्रॉप को ग्रो करेंगे, वीट को ग्रो नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, जिससे कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल के ख़त्म ना हो। जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ऊपर बताया भी था कि एक ही सेम क्रॉप को अगर आप एक ही
फील्ड पे ग्रो करते रहोगे तो उसके जो जितने भी न्यूट्रिएंट है वो ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए हमें बार बार अलग अलग टाइप के क्रॉप्स ग्रो करने चाहिए। एडवांटेज क्या है क्रॉप रोटेशन का? एक तो सॉइल की फर्टिलिटी रहती है, दूसरा पेस्ट और वीड्स भी कंट्रोल में रहते हैं, और बहुत सारे क्रॉप्स को हम लोग ग्रो कर सकते हैं इन सक्सेशन विद ओनली वन सॉइल प्रिपरेशन। सिर्फ एक सॉइल की प्रिपरेशन से बहुत सारे हम लोग अलग अलग टाइप के क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीका है ये। अब क्रॉप प्रोटेक्शन में कैसे हम लोग इम्प्रूवमेंट करें? हमने ये तो देख लिया सारे तरीके के, किस तरीके से हमें सीड्स को चुनना है, किस तरीके से पानी देना है, कौन से पैटर्न से उन्हें ग्रो करना है, लेकिन हमें इन्हें प्रोटेक्ट भी तो करना ज़रूरी है। अब प्रोटेक्ट कैसे करें? क्रॉप्स को अगर हमें प्रोटेक्ट करना है, किस चीज़ से सबसे पहले तो प्रोटेक्ट करना है? एक तो डिसीज़ हो गई, और दूसरा और भी कोई नेचुरल चीज़ें हो गई उनसे। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से हम लोग मेथड यूज़ करते हैं। सबसे पहले एक तो नेचुरल चीज़ें क्या हो गई, जैसे कि कोई कीड़ा हो गया, कोई बैक्टीरिया हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, वो हमारी क्रॉप्स को ख़राब कर दे। तो उससे कैसे बचा सकते हैं हम लोग? यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। अभी देखेंगे किस मेथड से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेथड्स जिससे कि हम लोग पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। व्हाट आर पेस्ट? पेस्ट क्या होते हैं? पेस्ट का मतलब होता है वही इंसेक्ट या फिर कीड़े। अब इन इंसेक्ट्स और कीड़ों से बचाने के लिए हम लोग पेस्ट कंट्रोल करते हैं, मतलब इस तरीके से कुछ वाटर जैसी चीज़ होती है, और इससे फिर आपकी फील्ड के अंदर इंसेक्ट नहीं आएंगे। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। दूसरी चीज़ हमें किस पे ध्यान देना है जिससे हम लोग अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो है कि हम लोग उसे सेफ जगह पर स्टोर करें। सबसे पहले पेस्ट कंट्रोल की बात करते हैं। पेस्ट कंट्रोल के अंदर क्या क्या करना पड़ता है हमें? सबसे पहले तो वीड्स जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी फील्ड्स के लिए। अनवांटेड प्लांट्स, सर ये कैसे प्रॉब्लम है? मतलब ये जो घास फूस उग जाती है ना हमारी फील्ड के अंदर, ये सारे न्यूट्रिएंट ले लेती है सॉइल के, और हमें क्या करना है इस घास को न्यूट्रिएंट देकर, इस वजह से इसे हमें निकालना पड़ता है। अब या तो हम इसे हाथ से निकालें, या फिर हम लोग केमिकल्स आते हैं जिन्हें बोलते हैं वीडिसाइड्स, उन्हें हमारी फील्ड के अंदर डाल दे, तो उनसे अपने आप ये जो वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट होते हैं, ये मर जाते हैं। फिर आते हैं इंसेक्ट से भी हमारे काफ़ी ज़्यादा जो प्लांट्स हैं वो हार्म होते हैं। तो हम लोग क्या करें इन इंसेक्ट्स के लिए? तो सिंपली हम लोग पेस्ट कंट्रोल कर लें, ये दवाई डाल दें, इससे ये ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे आते हैं पैथोजेंस। पैथोजेंस के अंदर क्या हो गए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो वाले ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम देख नहीं सकते, जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस, इन्हें हम देख नहीं सकते। इनसे भी हमारे प्लांट्स वगैरह ख़राब हो जाते हैं। तो इनसे बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ मेडिसिन्स का, दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन ये आते कहाँ से हैं? बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस, ये आते हैं हवा के थ्रू, वाटर के थ्रू, या फिर सॉइल के अंदर भी आ जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे एक जगह यहाँ पर बैक्टीरिया वाला सॉइल था, ये उड़कर दूसरे फील्ड के अंदर गया, तो वो दूसरे फील्ड के अंदर भी बैक्टीरियाओं को पहुंचा देगा। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। अब हमें सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली कि जब भी हम लोग क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, वीड्स का, इंसेक्ट्स का और पैथोजेंस का। फिर हम किस तरीके से स्टोर करें हमारे ग्रेन्स को। जब हमने ग्रो कर लिया, इतनी मेहनत से हमने ग्रो करा है, तो अब हमें उसको स्टोर करना है केयरफुली। सबसे पहले तो स्टोर करते हैं जब भी हम लोग किसी भी ग्रेन्स को, तो बायोटिक प्रॉब्लम आती है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, इंसेक्ट, बर्ड्स, माइट्स, बैक्टीरिया, फंगाई, मतलब ये सारी चीज़ें इन्हें खाने लगती हैं, ख़राब करने लगती हैं। अब यहाँ पर तो आपको ये चूहा दिख रहा है, यही क्या करेगा? पूरे के पूरे हमारे जो क्रॉप्स हैं उनको ख़राब कर देगा, खा जाएगा, गंदा कर देगा। या फिर अगर इन क्रॉप्स के अंदर बैक्टीरिया लग गया, फंगाई लग गए, तो वो भी ख़राब कर देंगे। फिर आती है एबायोटिक प्रॉब्लम। बायोटिक प्रॉब्लम हो गई लिविंग चीज़ें, ये सारी लिविंग चीज़ें जैसे इंसेक्ट, बर्ड, माइट्स, बैक्टीरिया। एबायोटिक के अंदर कौन सी चीज़ें आ गई? जैसे नॉन लिविंग चीज़ें, जैसे टेम्परेचर, अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसकी वजह से भी हमारे क्रॉप्स ख़राब हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो गया, उसकी वजह से भी क्रॉप्स ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई, उससे भी क्रॉप्स ख़राब हो जाएंगे। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से हमारे क्रॉप्स डिग्रेड हो जाते हैं, उनका वेट कम हो जाता है, उनका कलर चेंज हो जाता है, और पुअर जर्मिनेबिलिटी भी हो जाती है, मतलब कि हम लोग उनसे आगे और ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाते, इतने ख़राब हो जाते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसे टाइप की फार्मिंग होती है जिसके अंदर केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता, स्पेशली फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं होता। आपने बहुत बार आजकल जब दुकान पे गए होगे तो सुना होगा, ऑर्गेनिक हमारे पास तो दाल है, ऑर्गेनिक हमारे पास तो सब्जियां हैं। इसका मतलब वो सारी चीज़ें बिना ही केमिकल के इस्तेमाल करे हुए ग्रो करी गई हैं। तो ऑर्गेनिक चीज़ें जनरली थोड़ी एक्सपेंसिव होती है क्योंकि इनमें हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता।
अच्छा, अभी हमने ऊपर देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी हमारे ग्रेन्स के साथ। सबसे पहले ये इंसेक्ट वगैरह खा जा रहे थे, चूहे खा रहे थे, और फिर दूसरा एबायोटिक प्रॉब्लम ये थी कि आसपास का जो टेम्परेचर या तो ज़्यादा हो रहा था या फिर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो रहा था हवा के अंदर, इस वजह से हमारे जो भी क्रॉप्स थे वो ख़राब हो रहे थे। तो उससे कैसे बचा सकते हैं? सबसे पहले तो हम लोग ड्राइंग का मेथड यूज़ कर सकते हैं। आपके घर पे भी यूज़ होता होगा ये। जब भी आपके घर से मम्मी गेहूं वगैरह को रेडी करती होंगी तो गेहूं को धोने के बाद धूप में रख देती हैं सूखने के लिए, जिससे कि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह ना लगें। ठीक है। दूसरा, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन। देखो, जब भी आप ग्रेन्स को स्टोर करो तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रेन्स हैं उसके अंदर इंसेक्ट प्रेजेंट ना हो। मान लो एक ग्रेन है आपके पास और उसके अंदर ऑलरेडी इंसेक्ट प्रेजेंट है और उसको आपने स्टोर कर दिया और ग्रेन्स के साथ, तो जितने भी ग्रेन्स होंगे सबके अंदर वो इंसेक्ट चले जाएंगे और सबको खराब कर देंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जहाँ पर भी आप स्टोर करो अपने ग्रेन्स को, वहाँ पर ध्यान रखो कि छत वगैरह के अंदर कोई छेद ना हो, दीवार के अंदर छेद ना हो, जो फ्लोर है वो भी कंप्लीटली अच्छे से साफ़ सुथरा हो। ऐसा ना हो कि कहीं से भी चूहे वूहे के आने की जगह हो। छत वगैरह में होगी तो वहाँ से चूहा आ जाएगा, दीवार में छेद होगा वहाँ से आ जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए आप कौन सा प्रोसेस कर सकते हो? फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन में क्या होगा कि जितने भी कीड़े वगैरह होंगे, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं फ्यूमिगेशन के प्रोसेस से। देखो, इस तरीके से धुआं सा होता है, उससे हम लोग फ्यूमिगेट कर देते हैं पूरे रूम को, जहाँ पर भी हमें ग्रेन्स रखने हैं उसे। फिर स्टोरेज डिवाइस, जहाँ पर भी आप स्टोर कर रहे हो अपने ग्रेन्स को, उसको प्रॉपर्ली उस जगह को क्लीन करना है, ग्रेन्स को ड्राई करना है। और फिर हमें गनी बैग्स के अंदर, मतलब कि ऐसे थैले वगैरह के अंदर, देखा ना आपने, इसको बोलते हैं गनी बैग, इसके अंदर स्टोर करना है। ठीक है। और एयर टाइट जगह का हम लोग कोशिश करें ऐसी जगह हो जहाँ पर एयर टाइट हो, जहाँ पर हवा वगैरह ना आए। अच्छा, हवा क्यों ना आए? क्योंकि हवा के थ्रू ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर बैक्टीरिया ये सब आते हैं। तो अगर हवा नहीं आएगी, ऐसी जगह पर हवा नहीं लगेगी, तो वो ख़राब नहीं होंगे ग्रेन्स जल्दी। अब बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? हम लोग एनिमल्स को पालते हैं उनसे यूज़फुल प्रोडक्ट लेने के लिए, उसे ही बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। सबसे पहले कैटल फार्मिंग की बात करते हैं। कैटल मतलब कि मवेशी जो हो गए, इनको क्यों पाला जाता है कैटल्स को? जिससे कि हम लोग मिल्क ले सकें इनसे, अपनी फील्ड के अंदर क्या कर सके, प्लो कर सके, मतलब कि खोद सके अपनी फील्ड को, बुल कार्ट्स बना सके, मतलब कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उसके लिए बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ये सारी चीज़ बना सके। कैटल्स दो टाइप के होते हैं, एक होती है काओ और दूसरे होते हैं बफेलो। बफेलोज मतलब कि भैंस वगैरह हो गए, और काओ तो आप जानते हो गाय को बोलते हैं हम लोग। मिल्च एनिमल्स, सबसे पहले आते हैं मिल्च एनिमल्स। ये वो वाले एनिमल्स होते हैं जो कि मिल्क प्रोड्यूसिंग होते हैं, जनरली फीमेल कैटल्स होती हैं, मतलब जो फीमेल्स होती हैं उनसे हमें दूध मिलता है। फिर आते हैं ड्रॉट एनिमल्स। ये वो वाले एनिमल्स होते हैं जो कि मिल्क प्रोड्यूस नहीं करते और इनको हम लोग एग्रीकल्चर वर्क में इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये किस लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर फील्ड के लिए यूज़ कर रहे हैं, फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ ये काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग इन्हें यूज़ कर रहे हैं। दूसरा, लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड कौन सा पीरियड होता है? ये वो वाला पीरियड होता है जब मिल्क प्रोडक्शन होता है, द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन बिटवीन बर्थ ऑफ अ यंग वन एंड द नेक्स्ट प्रेगनेंसी इज कॉल्ड लैक्टेशन पीरियड। देखो, जब एक बेबी प्रोड्यूस हो जाता है और उससे लेके जो नेक्स्ट बेबी होने वाला होता है, उसके बीच का जो पीरियड होता है उसे बोलते हैं हम लोग लैक्टेशन पीरियड। ये जनरली ज़्यादातर एनिमल्स में हमें देखने को मिलता है। फिर आते हैं केयर ऑफ कैटल्स। कैटल्स का क्या ध्यान रखना होता है? देखो, ये वाला पॉइंट आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी क्लास में समझोगे, लेकिन केयर कैसे करनी होती है हमें कैटल्स की। सबसे पहले क्लीननेस, जिस भी जगह पे हम रख रहे हैं उन्हें वहाँ पर क्लीन होना चाहिए, छत होनी चाहिए, हवा आनी चाहिए वहाँ पर, ठीक है, रेन वगैरह ना आए एनिमल्स के ऊपर, इस तरीके से प्रोटेक्शन होनी चाहिए उनकी, ज़्यादा उन्हें गर्मी ना लगे, मतलब कि इस तरीके से छत होनी चाहिए कि धूप डायरेक्टली एनिमल्स को ना लगे, ज़्यादा उन्हें सर्दी ना लगे, ऐसी जगह होनी चाहिए। रेगुलर ब्रशिंग ऑफ स्किन्स ऑफ कैटल, मतलब कि उनके जो पूरी स्किन है उसके ऊपर ब्रशिंग करी जाए, उनको नहलाया जाए, साफ़ सुथरा रखा जाए, जो फ्लोर है उसको बार बार क्लीन करा जाए और इस तरीके का फ्लोर बनाया जाए कि वहाँ पर पानी ना भरे, क्योंकि जो एनिमल्स हैं, कैटल वगैरह हैं, गाय हो गई, भैंस हो गई, इनको क्या पता है कि हमें टॉयलेट कहाँ जाना है, तो वहीं पे कर लेते हैं टॉयलेट। तो उस टॉयलेट के बहने की जगह हो, इस टाइप का फ्लोर हो, ऐसा ना हो कि वहीं पर सारा टॉयलेट वगैरह पानी वगैरह भरने लग जाए। तो इस टाइप का हमें ध्यान रखना है, फ्लोर इस टाइप का बनाना है। दूसरा, फूड का क्या ध्यान देना है आपको कि जनरली हमें क्या देने हैं, रफेज देने हैं जो कि मेनली फाइबर्स कंटेन करते हैं।
साथ ही में हमें प्रोटीन्स भी देने हैं इन एनिमल्स को। फूड कंटेनिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ऐसे फूड जिनके अंदर वाइटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, इनको भी देना चाहिए हमें एनिमल्स को, क्योंकि इससे मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, ज़्यादा मिल्क देते हैं एनिमल्स। डिसीज़ से भी हमें बचाना है इन एनिमल्स को, डिसीज़ से डेथ भी हो सकती है, और फिर अगर डेथ हो गई तो या तो हमें मिल्क मिलेगा ही नहीं, और अगर किसी एनिमल को खतरनाक बीमारी हो गई तो वो मिल्क कम देने लग जाएगा। पैरासाइट्स क्या होते हैं? स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अंदर रहते हैं हमारी बॉडी के, या फिर बाहर रहते हैं। अच्छा, पैरासाइट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा, मच्छरों को आते हैं हमारे शरीर से खून पीकर चले जाते हैं। तो ये क्या है, हमारी बॉडी से ही खाना पीना अपना डिराइव करते हैं। एक्सटर्नल पैरासाइट ऑन स्किन ऑफ कैटल कॉज स्किन डिसीज। अब हमने जैसे यहाँ पर मच्छर का एग्जाम्पल लिया, ऐसे बहुत सारे अलग अलग पैरासाइट्स होते हैं जो कि स्किन के ऊपर ही चिपक जाते हैं इन कैटल्स के, मतलब गाय या भैंस की स्किन के ऊपर चिपक जाते हैं, उनका खून पीते रहते हैं, इससे बड़ी उनको प्रॉब्लम होती है, कभी कभी तो स्किन की बीमारियां भी हो जाती हैं। कुछ इंटरनल पैरासाइट होते हैं, मतलब कि कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो पेट में चले जाते हैं गाय और भैंसों के, और उनके स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर देते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, उन्हें दवाई देते रहें हम बार बार समय पर, और इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई बैक्टीरिया या वायरस उनको अटैक ना करें। बैक्टीरिया और वायरस से इन्फेक्शियस डिसीज़ हो जाती है, जो कि बहुत ही आसानी से एक भैंस या गाय से दूसरी भैंस या गाय में जा सकती है, मतलब कि एक कैटल से दूसरे कैटल्स में आसानी से जा सकती है। अब बात करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग की। पोल्ट्री फार्मिंग को हम लोग करते हैं जनरली फॉर एग्स एंड मीट। एग्स और मीट से हमें प्रोटीन मिलता है हमारी डाइट के लिए। अच्छा, कितने बच्चे वेजिटेरियन हैं कमेंट करना, और कितने बच्चे नॉन वेजिटेरियन हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रॉयलर्स की। ब्रॉयलर्स कौन से बर्ड होते हैं? जिनको हम लोग ग्रो करते हैं टू गेट मीट। जिन भी बर्ड से हमें मीट मिलना होता है उन्हें हम लोग बोलते हैं ब्रॉयलर्स। 6 to 8 वीक्स के बाद, इनके पैदा होने के बाद हम लोग इन्हें यूज़ कर सकते हैं। फिर आते हैं लेयर्स। लेयर्स क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? ये हमें देते हैं एग्स, अंडे देते हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग जनरली क्या करते हैं, इनको हम लोग एग्स के लिए यूज़ करते हैं। दे कैन बी यूज्ड आफ्टर 20 वीक्स। 20 वीक्स के बाद हम लोग इनसे एग्स ले पाते हैं, और सेक्सुअल मैच्योरिटी जब इनकी हो जाती है पूरी, तब ये एग्स को ले करते हैं। मोस्ट ऑफ द ब्रॉयलर्स एंड लेयर्स आर क्रॉस ब्रीड। हम लोग जनरली इनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, मतलब एक दूसरे से ये अपने बच्चे पैदा करते हैं। ब्रीडिंग इज डन टू इनहेंस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। हम लोग ब्रीडिंग क्यों कराते हैं इनकी? जिससे कि हम लोग बेटर क्वालिटी की चिक्स पा पाएँ, मतलब कि बेटर क्वालिटी के बच्चे इनके हों, लो मेंटेनेंस हो। साथ में ब्रीडिंग से क्या हो, डॉर्फ ब्रॉयलर्स जो कि मीट गिविंग बर्ड्स हैं, इज डन टू प्रोड्यूस डॉर्फ ब्रॉयलर्स, मतलब जो मीट गिविंग बर्ड्स हैं वो पैदा हो। फीडिंग कॉस्ट जो है वो सबसे बड़ी होती है पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर। फीडिंग कॉस्ट के अंदर क्या मतलब कि इनको खिलाने पिलाने की जो कॉस्ट होती है ना, वो सबसे बड़ी होती है, और ज़्यादा कुछ नहीं कॉस्ट आती पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर। डॉर्फ ब्रॉयलर जो है उन्हें कम खाने की ज़रूरत पड़ती है, और वो कॉस्ट जो है वो लगभग 30% तक रिड्यूस कर देते हैं। मतलब कि जो छोटे वाले ब्रॉयलर्स होते हैं उनकी कॉस्ट थोड़ी कम होती है, और ज़्यादा हीट को भी वो टॉलरेट कर पाते हैं। फिश प्रोडक्शन। सबसे पहले जो फिशेज़ हैं ये बहुत अच्छा सोर्स होती हैं प्रोटीन का, ठीक है। तो फिश से काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन मिलता है। फिश प्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, एक होता है फिन्ड फिश का और दूसरा होता है अनफिन्ड फिश का। फिन्ड फिश के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो बोनी फिशेस होती हैं जनरली वो आती हैं फिन्ड फिशेस के अंदर, और फिर अनफिन्ड फिशेस के अंदर आते हैं शेल वाली जो फिशेस होती हैं वो, जैसे प्रॉन्स हो गए, और दूसरा यहाँ पर कौन सी हो गई, जैसे हमारा पॉम्फ्रेट फिश हो गई, ये हो गई सारी फिन्ड फिशेस में। फिर हम लोग देखते हैं फिशिंग के अंदर 2 टाइप के मोड होते हैं फिशेस को ऑब्टेन करने के। एक होता है कैप्चर फिशिंग, दूसरा होता है कल्चर फिशिंग। कैप्चर फिशिंग के अंदर क्या करते हैं हम लोग, जो नेचुरली लिविंग फिशेस होती हैं वेरियस वाटर बॉडीज़ के अंदर, हम उन्हें सीधे डायरेक्टली कैप्चर कर लेते हैं। मतलब कुछ मछलियां हैं नदी के अंदर, डायरेक्टली उन्हें कैप्चर कर लिया। कल्चर फिशिंग के अंदर क्या करते हैं, हमने एक ज़मीन ली बड़ी सी, वहाँ पर हमने वो वाली फिशेस को पाला जिनको हम लोग बेचना चाहते हैं मार्केट में। सेलेक्टिव हमने फिशेस ली, उनकी ग्रोथ करवाई अपने पॉन्ड के अंदर, तो उसको बोलते हैं हम लोग कल्चर फिशिंग।
और इस प्रोसेस को मतलब हमने सेलेक्टिवली अपनी फिशेस को चुना और उनको अपने पास ग्रो करवाया, इसको हम लोग एक्वाकल्चर के नाम से जानते हैं। अच्छा, एक्वाकल्चर जनरली ओशन, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स इन सब के अंदर भी होता है। जब यही प्रोसेस ओशंस के अंदर होता है तो उसे मैरीकल्चर भी बोलते हैं। अच्छा, मैरीकल्चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ओशन का वाटर क्या होता है, मरीन वाटर बोलते हैं जनरली ओशन के पानी को, तो इस वजह से मैरीकल्चर बोलते हैं। मरीन फिशिंग, मरीन फिशिंग, मरीन नाम के अंदर मरीन आ गया तो मतलब कि ओशन की बात हो रही है। फिशिंग मतलब कि फिशेस निकालना। तो अगर हम लोग ओशन से, सॉल्ट वाटर से या फिर सी वाटर से फिशेस को निकाल रहे हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग मरीन फिशिंग। पॉपुलर मरीन फिशेस कौन कौन सी हैं? हमारी ट्यूना हो गई, बॉम्बे डक हो गई, ये सब हो गई। कॉस्टली फिशेस भी मिलती हैं हमें सी से, जैसे प्रॉन्स, सीवीड, ऑयस्टर, बहुत महंगी होती हैं ये तो। अच्छा, मरीन फिशिंग को हम लोग सैटेलाइट के प्रोसेस से भी करते हैं। सच में सैटेलाइट्स का इस्तेमाल भी होता है, उससे हमें ये पता चल जाता है कि कहाँ पर फिशेस ज़्यादा हैं समुंदर के अंदर, वहाँ पर लोग पहुँच जाते हैं अपनी शिप को लेके और बहुत सारी फिशेस को निकाल लेते हैं। अच्छा, कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जैसे इको साउंडर, इसका भी इस्तेमाल होता है। फिर आती है इनलैंड फिशिंग। इनलैंड फिशिंग जनरली पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स, रिजर्वोर्स के अंदर होती है। इसके अंदर जो वाटर है ना जनरली फ्रेश वाटर होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कंपोजिट फिश कल्चर, 5 से 6 वैरायटी की फ़िश को अगर हम लोग एक सिंगल पॉन्ड के अंदर ग्रो करते हैं तो उसे बोलते हैं कंपोजिट फिश कल्चर। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करते हैं कुछ फिशेस को जिससे कि ये लोग फूड के लिए कंप्लीट ना करें, एक दूसरे से खाने के लिए कंप्लीट ना करें, इसलिए हम सेलेक्टिव फिशेस को ग्रो करते हैं। दे शुड हैव डिफरेंट फूड रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, 5-6 वैरायटी की फिशेस रखी है तो उन सारी जितनी भी फिशेस हैं उनके खाने की रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी। एग्जाम्पल क्या है इन फिशेस का? जैसे कैटला फिश हो गई, वो अपर पार्ट जो पानी के ऊपर की चीज़ें होंगी उनको खाएंगी। रोहू फिश हो गई, वो मिडल पार्ट जो होगा वाटर के अंदर, मिडल पार्ट के अंदर खाने पीने की चीज़ें होंगी वो उन्हें खाएंगी। कॉमन कार्प्स जो हो गई वो बॉटम मतलब कि जो नीचे होंगी पानी की चीज़ें उन्हें खाएंगी, पानी के अंदर जो फूड नीचे जाएगा वो उसे खाएंगी। तो काफ़ी आसानी हो जाती है इस तरीके से फिशेस को एक ही जगह पर ग्रो करने में। एडवांटेजेस ऑफ फिशिंग, क्या फिशिंग के एडवांटेज है? देखो, बहुत ही कम जगह पर हम बहुत सारी फिशेस को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है फिशिंग के साथ? देखो, जो फिशेस है ना बहुत सारे एग्स ले करती हैं मॉनसून में ही। तो सिर्फ फिश कब ले करती हैं एग्स को? मॉनसून में। इस वजह से जो फिश है उनकी ग्रोथ काफ़ी धीरे होती है, क्योंकि बहुत सारे एग्स एक साथ ग्रो हो गए, एक ही जगह पर आ गए, तो अगर आप कितना भी फूड डाल लो वो सब में खाने पीने की लड़ाई होती रहेगी। इस वजह से हम लोग हार्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं। हार्मोन्स क्या हैं क्या नहीं होते, बस ऐसे समझ लो, कुछ केमिकल्स होते हैं जो हम फिश को दे देते हैं, जिसकी वजह से जो फिश है वो एग्स मॉनसून से पहले ही ले कर देती है या मॉनसून के बाद ले करती है। तो इस तरीके से हम लोग फिश को किसी भी टाइम पे रिप्रोड्यूस करवा देते हैं हार्मोन्स की हेल्प से। हार्मोन्स के बारे में आप क्लास 10th में बहुत अच्छे से समझोगे, मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है और द ग्रेट खली का राज भी है हार्मोन्स वाले वीडियो में। अब देखते हैं बी कीपिंग। क्या लोग सच में मधुमक्खियों को भी पालते हैं? अगर काट लिया तो क्या होगा, सब देखेंगे अभी हम इस टॉपिक के अंदर। देखो, सबसे पहले बी कीपिंग लोग करते क्यों हैं, इनका ध्यान क्यों रखते हैं, इनको इतना संभाल के क्यों रखते हैं बीज को, जिससे कि क्या मिल सके लोगों को? हनी और वैक्स। बहुत सारे फार्मर्स बी कीपिंग को एज एडिशनल स्मॉल इनकम यूज़ करते हैं, मतलब कि थोड़ा अलग से पैसा कमाने का तरीका होता है फार्मर्स का। कुछ लोग जो कि प्रॉपरली बी कीपिंग करते हैं वो बड़े बड़े बिग फार्म्स बना देते हैं जहाँ पर सिर्फ मधुमक्खियों को पालते हैं। अब ये जो बीज होती है ना, इनसे बचने के लिए कि उन्हें काट वाट ना ले, कुछ लोग सूट पहन लेते हैं या फिर कुछ ऐसी वेराइटीज ऑफ बीज होती हैं जो काटती नहीं है। तो एपियरीज बोलते हैं हम लोग बी फार्म को, या फिर बी फार्म भी बोल देते हैं। एपियरी क्या होता है? एपियरी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे, ये देखो यहाँ पर ये अंकल जी ने क्या करा है, आप ध्यान से देखो, इन अंकल जी ने ऐसा कुछ आर्टिफिशियल सा क्या बनाया है, मधुमक्खी का छत्ता, और बहुत सारे ऐसे डब्बे रख दिए हैं जहाँ पर मधुमक्खियाँ हैं। अब यहाँ पर ये हनी को कलेक्ट कर देंगी और अंकल ने अपने मुंह को पूरा प्रोटेक्ट करके रखा है कि कोई मक्खी इन्हें काट ना ले। अब इन अंकल जी ने हाथ में तो कुछ पहना नहीं है, तो यार इन्हें यहाँ पर नहीं काट लेंगी, पता नहीं, अंकल जी मतलब खतरों के खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर
बहुत सारे आप ऐसे बीहाइव्स को सेट कर सकते हो सिस्टमेटिक मैनर से। यहाँ पर जितनी भी मक्खियाँ हैं वो आएंगी बीहाइव्स के अंदर, मतलब इस छत्ते के अंदर आएंगी और अपना हनी कलेक्ट कर देंगी। मैक्सिमम पोलन और नेक्टर कलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। सम कॉमन इंडियन वेराइटीज़, जो इंडियन वेराइटी हैं कुछ हनी बीज की, वो कौन कौन सी हैं? एक तो फ्लोरल जिसको हम लोग लिटिल बी बोलते हैं, दूसरा इंडिका जिसे इंडियन बी बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारी कॉमन इंडियन वेराइटीज़ ये हैं। लेकिन एक इटालियन वैरायटी है बी की जिसको बोलते हैं मेलिफिना। मेलिफिना वैरायटी की जो बी होती है इसको काफ़ी ज़्यादा इंडिया में इस्तेमाल करा जाता है। देखो सबसे पहले इसके एडवांटेज क्या है, इस वाली बी की वैरायटी को क्यों यूज़ करा जा रहा है? बिकॉज एक तो बहुत ज़्यादा ये हनी देती है, दूसरा बहुत जल्दी ये हनी को बनाती है, मतलब ज़्यादा भी दे रही है जल्दी भी दे रही है हनी, और साथ में स्टिंग भी बहुत कम करती है, मतलब कि काटती भी बहुत कम है, और ज़्यादातर समय ये अपने छत्ते के अंदर रहना ही पसंद करती है। मतलब बीहाइव जो होता है जिसको मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं उसी में ये ज़्यादातर समय रहती है। हनी मिलता है हमें बीज से, ये जो बीहाइव है इन्हीं से हमें हनी मिलता है। अब ये जो हनी है, हनी कैसा होता है? स्वीट डेंस लिक्विड, मतलब गाढ़ा गाढ़ा होता है, लिक्विड जैसा मीठा मीठा। हनी को मेडिसिन्स के अंदर भी इस्तेमाल करा जाता है, कभी कभी तो शुगर की जगह भी इस्तेमाल करा जाता है। हनी एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है। आप में से कितने बच्चों ने हनी खाया है? मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है। अब बारी आती है पेस्चरेज की। देखो हनी बीज कैसे बनाती है, मैंने अभी बताया ना आपको, मधुमक्खी मतलब कि वो किसके पास जाती है? फ्लावर्स के पास जाती है, वहीं से तो सारी चीज़ें कलेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर जो पेस्चरेज है, मतलब कि जो हमारे फ्लावर्स हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लावर्स है, वो बीज के लिए होना ज़रूरी है। अगर उन्हें फ्लावर्स मिलेंगे ही नहीं तो वो हनी नहीं बना पाएंगी। और यही क्वालिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लावर्स जो होती है, मतलब कि किस क्वालिटी के फ्लावर्स हैं उसी क्वालिटी का हमें हनी भी देखने को मिलता है। जैसे कि फ्लोरा प्रोड्यूस नेक्टर एंड पोलन ऑफ डिफरेंट टाइप्स सच एज आलमंड हनी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी टेस्टी। तो कश्मीर के अंदर आलमंड हनी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि वो जनरली डिफरेंट टाइप के फ्लावर से हनी भी बनाती है। तो जिस टाइप का फ्लावर होगा उसी टाइप का हमें हनी भी देखने को मिलेगा। अगर फ्लावर होगा ही नहीं तो हनी बी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है हनी बनाने में, शहद बनाने में। तो यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। काफ़ी लंबा चैप्टर था लेकिन हमने डिटेल में समझ लिया। अगर आपको इस चैप्टर के सैम्पल पेपर चाहिए, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो ये चैप्टर स्कोरिंग है, ज़्यादा मार्क्स का है, तो इस चैप्टर के सैम्पल पेपर को अगर आपने लगाया तो बहुत अच्छा होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की तरह बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, बस सिंपली चीज़ों को समझना है और सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेना है, तो आपके मार्क्स अच्छे अपने आप आ जाएंगे। दूसरा नोट्स, ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो इसके नोट्स अगर आपके पास होंगे तो बहुत बेटर है। एग्जाम टाइम पे सिंपली आप अपने फ़ोन के अंदर ओपन कर सकते हो या फिर लिख सकते हो नोट्स को। लेकिन ये सारी चीज़ें मिलेंगी कैसे? सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके आपको मेंबर बनना है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही और वीडियोस मन्नू के ज्ञान के देखते रहो।